नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडो जीएस क्लासेस में। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछला टॉपिक जो है बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज हम होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। होम रूल लीग की स्थापना कैसे होती है, साथ ही भारत में आंदोलन की उत्पत्ति एवं प्रसार कैसे होता है होम रूल का, होम रूल आंदोलन का अंत एवं होम रूल लीग की कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या भूमिका रही, साथ ही कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ उसमें तिलक, एनी बेसेंट एवं होम रूल लीग का क्या योगदान था, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, सर्वप्रथम जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी वो आयरलैंड में की गई थी। किस जगह की गई थी? आयरलैंड में। आयरलैंड के ही एक नेता थे, आयरिश नेता रेडमांट। रेडमांट ने आयरलैंड में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसी को देखते हुए भारत में इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। एनी बेसेंट कहाँ से संबंधित थी? तो वो आयरलैंड से संबंधित थी। आयरलैंड कहाँ पर है? ये आयरलैंड है, बिल्कुल ये इंग्लैंड के बगल में। देखिए, ये यूरोप का मैप है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड है ये। इसके बगल में ही यहाँ पर ये पड़ेगा आपका आयरलैंड, ठीक है। तो एनी बेसेंट आयरलैंड से संबंधित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस लीग का उद्देश्य क्या था? कि स्वशासन को प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? स्वशासन। इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब हम देखते हैं होम रूल लीग जो स्टार्ट की गई थी या होम रूल आंदोलन जो भारत में चला था उसके प्रमुख कारण क्या थे, क्यों इसको भारत में चालू किया गया था। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के पश्चात जब कांग्रेस का विभाजन हो जाता है एवं सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, साथ ही नेताओं को सरकारी दमन एवं अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। इसी क्रम में क्या होता है कि भारत में राजनीतिक निष्क्रियता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मतलब ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी इस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन नहीं चल रहा था जिससे कि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़े। साथ ही इसमें होता क्या है कि स्वदेशी आंदोलन के बाद ही तिलक को भी 6 वर्ष की सज़ा हो जाती है। साथ ही अरविंद घोष जो थे वो संन्यास ले लेते हैं और पांडिचेरी चले जाते हैं। लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्रपाल अपनी स्वेच्छा से अमेरिका चले गए। इस प्रकार होता क्या है कि आंदोलन जो था भारत में क्रांतिकारी वो सब नेतृत्वहीन हो गया। सारे नेता जेल में थे और निष्क्रियता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दूसरी चीज़ ये कि जो उदारवादी नेता थे हमारे, जो ब्रिटिश सरकार से निष्ठा का भाव रखते थे कि ब्रिटिश हमें धीरे धीरे स्वशासन की ओर ले जाएंगे, हमें शासन सत्ता सौंप देंगे और यहाँ पर बहुत सारे विकासात्मक कार्य करेंगे, उनका भ्रम तोड़ दिया 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों ने। तो 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे उन्होंने इन उदारवादी नेताओं का भ्रम तोड़ दिया। अब हम एक बार मार्ले मिंटो सुधारों को देख लेते हैं। 1909 में आए थे जो, क्या इसमें प्रमुख प्रावधान थे। देखिए, इसको हम बहुत थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक में जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। बाकी इसके बारे में हम अलग से क्लास करेंगे, उसमें सब कुछ मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ जितनी आवश्यकता है उतना ही हम पढ़ेंगे। तो इन सुधारों के अंतर्गत जो कांग्रेस लंबे समय से स्वशासन की जो मांग कर रही थी उनको इसने पूरा नहीं किया था। इनको बस सीमित उत्तरदायित्व दे दिए थे। मतलब उत्तरदायित्व का अर्थ ये कि आपको काम करना है, लेकिन काम करने के लिए आपके पास कोई पावर नहीं है, सारी शक्तियाँ ब्रिटिश के पास थीं। साथ ही इन्होंने ये किया यहाँ पर कि जो मुस्लिम वर्ग थे, मुसलमानों के लिए पृथक जो निर्वाचन प्रणाली थी, पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, इसकी घोषणा की गई थी। मतलब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन घोषित कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि ये लोग जो थे राष्ट्रवादी नेता थे भारत में, उन सबके बीच में सांप्रदायिकता बढ़ाना चाह रहे थे, उन्हें आपस में विभाजित करना चाह रहे थे। कांग्रेस को एवं मुस्लिम लीग को, इन दोनों को अलग अलग विभाजित करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने पृथक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा करी थी। तो मार्ले मिंटो सुधारों से क्या होता है कि कोई भी मांग सही से पूरी नहीं की जाती है। साथ ही इसका अन्य कारण जो था, उस समय चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी एक भागीदार था। तो उसने क्या किया कि जो भारत उसका एक उपनिवेश था, इसलिए उसने भारत से जो संसाधन थे उन संसाधनों का यूज़ कहाँ पर किया? प्रथम विश्व युद्ध में। एवं जो युद्ध में उसको क्षतिपूर्ति हुई, जो भी नुकसान हुआ, उन सब के लिए, उनकी भरपाई के लिए भारत के जो लोग थे उन पर भारी टैक्स लगाए थे। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर ब्रिटिश सरकार ने इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए थे। इससे हुआ क्या कि भारत में जो आवश्यक वस्तुएं थी लोगों के लिए, उनकी कीमतें जो है
बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस ब्रिटिश सरकार से, और वो इस तरीके से तैयार थी कि वो किसी भी ब्रिटिश सरकार के विरोधी आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार थी। दूसरी बात, जून 1914 में तिलक जो जेल में बंद थे वो रिहा हो जाते हैं। अब वो भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे अवसर की तलाश में थे जिससे कि उनके सामने एक सशक्त संघर्ष किया जा सके। फलस्वरूप उन्होंने क्या किया कि आयरलैंड की तर्ज पर, मतलब आयरलैंड में जिस प्रकार से होम रूल लीग की स्थापना की थी उसी की तर्ज पर इंडिया में भी उन्होंने होम रूल लीग के आधार पर प्रशासन में सुधारों की मांग की। इसी क्रम में तिलक ने यह कहा कि संकट के इन क्षणों में हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। मतलब ब्रिटिश जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे, तो तिलक ने कहा कि हमें इस संकट की घड़ी में ब्रिटिश का सहयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किस प्रकार से होती है। तो देखिए, भारत में जो है होम रूल लीग की स्थापना दो लोग करते हैं, तिलक और एनी बेसेंट। इन दोनों की होम रूल लीग अलग अलग थी इंडिया में, ठीक है। अलग अलग इसलिए थी क्योंकि तिलक के जो समर्थक थे, इनके समर्थक एनी बेसेंट को नहीं चाहते थे कुछ समर्थक, साथ ही कुछ एनी बेसेंट के जो समर्थक थे वो तिलक को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया, एक समझौता किया कि हम लोग इंडिया में अपनी दो शाखाएं बनाएंगे अलग अलग, और किसी का किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होगा। तो तिलक ने क्या किया कि 28 अप्रैल, सबसे पहले तिलक ने की थी 28 अप्रैल 1916 को पुणे में, मतलब पूना में, ठीक है, पूना कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में इन्होंने इंडियन होम रूल लीग नाम से होम रूल लीग की स्थापना की। किस नाम से? इंडियन होम रूल लीग। यहाँ पहला नाम जो है इसको याद रखना, इंडियन होम रूल लीग। किसने करी थी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना? तिलक ने। इसका अध्यक्ष जो बनाया था इन्होंने वो जोसेफ बैप्टिस्ट को बनाया था। साथ ही तिलक ने जो सचिव बनाए थे वो थे NC केलकर। इनका जो एरिया था तिलक की होम रूल लीग का वो था महाराष्ट्र, कर्नाटक, मुंबई, ठीक है, मुंबई को छोड़कर, सॉरी, महाराष्ट्र में जो एरिया था ना उसमें से मुंबई को निकाल दिया जाए तो पूरा महाराष्ट्र क्षेत्र था। साथ ही कर्नाटक का एरिया, मध्य प्रांत एवं बरार, ये क्षेत्र थे तिलक के पास में। वहीं हम बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना 3 सितंबर 1916 को मद्रास में की थी। इनकी होम रूल लीग का नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। तिलक का क्या नाम था? इंडियन होम रूल लीग। वहीं एनी बेसेंट की होम रूल लीग का नाम क्या था? ऑल इंडिया होम रूल लीग। तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष थे स्वयं बेसेंट थी, एवं इनके सचिव जो थे जॉर्ज अरुंडेल। कई बार इनका नाम प्रश्न में पूछ लिया जाता है, अध्यक्ष एवं सचिव कौन थे, तो इनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप स्क्रीनशॉट ना लें, प्लीज़ आप इन चीज़ों को लिख लें जिससे कि आपको वीडियो द्वारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, आप कोई भी टॉपिक करें, किसी भी कोचिंग से या किसी भी संस्थान से, किसी भी यूट्यूब चैनल से, आप जब भी देखें आप कॉपी पेन लेकर ही बैठें, क्योंकि आप एक बार में करें काम, जो भी करें, इस टॉपिक को दोबारा देखना ना पड़े। बस आप देखें तो बस किताब खोल के देखें। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं कि हम कॉपी लेकर ही बैठें। आगे देखते हैं एनी बेसेंट के होम रूल लीग में इनका जो एरिया था वो था तिलक का क्षेत्र छोड़कर संपूर्ण भारत। मतलब एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उनका कार्यक्षेत्र था पूरा इंडिया, बस छोड़कर क्या, तिलक का क्षेत्र। तिलक का क्षेत्र क्या है? महाराष्ट्र का एरिया, जिसमें मुंबई को निकाल दिया जाए, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार। तो अखिल भारतीय स्वरूप किसका था? एनी बेसेंट की होम रूल लीग का। एनी बेसेंट की होम रूल लीग से VP वाडिया, जवाहरलाल नेहरू, V चक्रवर्ती एवं रामास्वामी अय्यर, ये प्रमुख जो व्यक्ति हैं एनी बेसेंट के होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। इसके बारे में कुछ विशेषताएं भी हैं जिसे जानते हैं। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उदारवादी नेता थे। इनके सदस्यों को, मतलब इनकी जो एक सोसाइटी थी उसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले की एक सोसाइटी थी, कौन सी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, साथ ही ना ही वे उनका सदस्य बन सकते थे। तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि किस सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो वो थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य। इसी के साथ विदेशों में भी होम रूल लीग की स्थापना की गई, जैसे कि 1915 ईस्वी में अमेरिका में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, ठीक है। वहीं 1916 ईस्वी में लंदन स्थित
टेवी स्टॉक स्क्वायर में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। इस होम रूल लीग के मतलब लंदन वाली के जो सचिव थे वो थे डी पॉल। कौन थे? डी पॉल। अब हम इंडिया में बात करें तो 1920 ईस्वी में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने एनी बेसेंट के ऑल इंडिया होम रूल लीग की अध्यक्षता की एवं उसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा कर दिया। अब अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में कि गांधी जी ने होम रूल लीग की अध्यक्षता कब की थी, तो 1920 में की थी। ठीक है, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि एनी बेसेंट के होम रूल लीग या इंडियन होम रूल लीग। ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। होम रूल लीग के प्रमुख उद्देश्य एवं कार्यक्रम क्या होते थे इसके अंतर्गत, इनको जानते हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए, ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन की प्राप्ति। इनका उद्देश्य तो स्वशासन था, लेकिन किसके अधीन रहते हुए? ब्रिटिश के अधीन रहते हुए स्वशासन की प्राप्ति। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि प्रशासन के अंतर्गत जो परिषद है, जिला एवं नगर पालिका एवं पार्टी के लेवल पर पूर्ण स्थानीय सरकारों का निर्माण करना इनका उद्देश्य था। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा की बात की एवं भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को इन्होंने स्वराज के साथ में प्रस्तुत किया था। तो आपने ये होम रूल लीग के प्रमुख उद्देश्य देख लिए। अब हम इसके कार्यक्रम देखते हैं। इनके प्रमुख कार्यक्रम ये थे कि ये लोग जन जागृति करने वाली जो पत्र पत्रिकाएं थीं उनको जनता में बांटते थे। साथ ही जगह जगह लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालयों की स्थापना और राजनीतिक विषयों पर भाषण एवं जनसभाएं मतलब बड़े बड़े मंच लगाकर ये आयोजन करते थे। साथ ही आम लोग जो थे भारत के, उनको प्रभावित करने के लिए जो साप्ताहिक हाट होती मतलब जहाँ मंडियाँ लगती हैं, धार्मिक स्थल हैं जो हमारे इंडिया के, उन जगह जाकर ये जनसभाओं का आयोजन करते थे। इस जगह आयोजन इसलिए करते थे कि अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठा हो सके, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं? मंडियों में या फिर धार्मिक स्थानों पर। इन जगह लोगों का आवागमन लगा रहता है। साथ ही इन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से स्वशासन का प्रचार किया। तो इनके समाचार पत्र कौन थे? तो देखिए, तिलक का जो था केसरी एवं मराठा, वहीं एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ। तिलक का केसरी जो था मराठी भाषा में प्रकाशित होता था एवं मराठा जो समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा में। देखिए यहाँ थोड़ा अंतर सा है, मतलब एक उल्टा कहेंगे आप कि जो मराठा था जिसका नाम मराठा के नाम पर है वो अंग्रेजी में हो रहा है एवं केसरी मराठी भाषा में छप रहा है। एनी बेसेंट के न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र थे जिनके माध्यम से ये स्वशासन का प्रचार करते थे होम रूल लीग आंदोलन के अंतर्गत। अब हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए, तिलक ने इस आंदोलन के तहत एक नारा दिया था जो आप सभी को पता है, वो है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यहाँ स्वराज की बात कर रहे हैं ये ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1917 ईस्वी में कहा, क्या कहा था उन्होंने कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। ठीक है, क्या कहा था? भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा है। देखिए ये जो कोटेशन है इनसे भी प्रश्न बनता है, आप इसको भी याद रखें। होम रूल लीग आंदोलन, जो होम रूल आंदोलन था इंडिया में, उसका अंत कैसे होता है? देखिए जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, इसका प्रसार बढ़ रहा था क्षेत्रों में, जगह जगह जनसभाएं हो रही थी, लोग इकट्ठे भी हो रहे थे, तो इससे ब्रिटिश सरकार को थोड़ा भय हुआ। उसने क्या किया, इनको दबाने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। इसने ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि मद्रास में जो छात्र जनसभाएं करते थे उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया और तिलक के भाषण के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा भी दायर हो गया तिलक के ऊपर। दिल्ली एवं पंजाब के जो एरिया थे वहां पर बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल इनका प्रवेश वर्जित कर दिया, उनकी एंट्री बैन कर दी थी। जून 1917 की बात है कि एनी बेसेंट और जॉर्ज अरुंडेल एवं बीपी वाडिया जो कि होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता थे एनी बेसेंट के तहत, उन सबकी गिरफ्तारी हो जाती है। इस गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर, किसने? सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ठीक है, किसकी उपाधि त्याग दी? नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? सुब्रमण्यम अय्यर ने। किस कारण से त्यागी थी?
वो था एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल एवं वीपी वाडिया की गिरफ्तारी के कारण। जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं, तिलक पर मुकदमा हो जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना एवं अन्य जो नरमपंथी नेता थे वो भी इस आंदोलन का समर्थन करने लगते हैं। साथ ही इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार पर भी दबाव पड़ा था, तो उन्होंने मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र एक जारी किया, जिसे हम अगस्त घोषणा पत्र कहते हैं। यह कब लाया गया था? अगस्त 1917 में। इसमें क्या कहा गया? ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा? ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा इसको जानते हैं। तो देखिए, भारत में क्रमिक रूप से स्वशासन के विकास की बात की। मतलब ब्रिटिश से इन्होंने जो मांग की थी होम रूल लीग के अंतर्गत कि हमें स्वशासन चाहिए, तो उन्होंने इस मांग को मान लिया और कहा कि भारत में क्रमिक रूप से स्वशासन की स्थापना की जाएगी। 1918 ईस्वी में वैलेंटाइन सिरोल एक ब्रिटेन के व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, इसमें बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। प्रश्न ये पूछा जाए एग्जाम में कि किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो आप वहाँ तिलक को चुनेंगे। ठीक है, किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। इनके ये कहने पर तिलक ने क्या किया? वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया, और मुकदमा दर्ज करने के बाद वो लंदन चले जाते हैं। इस प्रकार होता क्या है कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाता है। एनी बेसेंट गिरफ्तार हो चुकी हैं, तिलक लंदन चले गए, ये भी कारण था। ठीक है, दूसरी बात ये, इनकी मांग को भी मान लिया गया था कि भारत में धीरे धीरे स्वशासन की स्थापना की जाएगी, इसलिए ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होता चला गया। ये जो मामला था, मानहानि का मुकदमा जो लगाया था वैलेंटाइन सिरोल पर तिलक द्वारा, इसको हम लाइबेल मामला भी कहते हैं। कब लगाया गया था? ये सितंबर 1918 में। होम रूल लीग से जुड़ा हुआ कुछ एक प्रमुख तथ्य ये है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसमें होम रूल लीग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी उसको जानेंगे। तो देखिए, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चंद्र मजूमदार। इस समय जो था 1915 की बात करें तो 1915 में कांग्रेस के दो बड़े उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले एवं फिरोज शाह मेहता की डेथ हो जाती है। इसके बाद उदारवादी एवं उग्रवादियों को कांग्रेस में फिर से एक मंच पर लाने के प्रयासों को गति मिली, क्योंकि ये दोनों नेता गोपाल कृष्ण गोखले एवं मेहता, ये सभी उग्रवादियों के बहुत ज़्यादा कट्टर विरोधी थे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको फिर से कांग्रेस में शामिल करने की जो गतिविधियां हैं वो तीव्र हो जाती हैं। इस अधिवेशन में, मतलब कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था, एनी बेसेंट एवं तिलक, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी भारत में, एनी बेसेंट एवं तिलक ने। इन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस में गरम दल एवं नरम दल का विलय होता है। विभाजन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में। कहाँ पर? सूरत अधिवेशन में। और इनका विलय कब हुआ? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से फेवरेट पॉइंट हैं ये, इनको ध्यान रखना आप। इस अधिवेशन में एक और चीज़ हुई थी कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता होता है, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। इसे कांग्रेस लीग समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के अंतर्गत क्या बातें की गई थी? इसमें मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? पृथक निर्वाचन व्यवस्था किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए। साथ ही केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में जो कुल निर्वाचित भारतीय सदस्य होंगे, उनका 1/9 भाग मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इस तरह का ये समझौता था, मतलब 1/9 भाग मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षित होगा। समझौते को इस संपन्न कराने में एनी बेसेंट एवं तिलक, इन दोनों लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस लखनऊ समझौते का विरोध किसने किया? तो विरोध करने वाले थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौते का विरोध किया था। कांग्रेस ने इस समझौते में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार करके भारत की जो आगामी राजनीति थी, आगे जो आने वाली राजनीति थी, उसमें सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। मतलब सांप्रदायिकता का जो बीज थे वो लखनऊ समझौते से ही बो दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने पृथक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर लिया था। और यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो अवधारणा थी,
लखनऊ अधिवेशन से ही इसका जन्म हो जाता है। और उसके पश्चात आप देखते हैं किस प्रकार से भारत में सांप्रदायिक दंगे होते हैं और भारत दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है ना, जो विभाजन की, वो यहीं से शुरू हो जाती है। अब जो आपकी अगली क्लास होगी वो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के ऊपर होगी। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और इस वीडियो को लाइक भी करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।